सुबह से लेकर शाम हो गई। आज घर में बहुत हंगामा हो रहा था। अपने बूढ़े पिता को 2 वक्त का खाना और दवाइयों का खर्चा देने के लिए दोनों बेटे आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। ये सब देखकर अपनी चारपाई पर बैठे बीमार कैलाश जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये आज की कोई नई बात नहीं थी। जब भी कभी कैलाश जी बेटों से अपनी दवाई के लिए पैसे मांगते तो दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगते और कैलाश जी को बड़ी खरी खोटी सुनाने लगते। बहुओं ने उन्हें एक टाइम के खाने से भी तरसा दिया था। एक तो शरीर में बीमारी और ऊपर से बेटे और बहू की किटकिट। रोज रोज के इस कहल और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर कैलाश जी ने ये सोच लिया था कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। वह अपने कमरे में गए और एक बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े और पत्नी की तस्वीर को रखकर घर से निकल गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने रहने के लिए एक वृद्ध आश्रम देख लिया था। कैलाश जी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे तो दोनों बेटे और बहुएं वहीं आंगन में खड़े हुए थे। एक बार भी उन्होंने कैलाश जी से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि पिताजी आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब कैलाश जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए कई महीने हो गए थे। इस बीच किसी भी बेटे ने उनकी कोई खबर नहीं ली, जबकि कैलाश जी के पास फोन भी था, लेकिन बेटों ने एक बार भी उनके पास फोन नहीं किया और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उनके कई दोस्त भी जो बेटे बहू से सताए हुए हैं, इसी वृद्ध आश्रम में अपना जीवन काट रहे हैं और वृद्ध आश्रम में उनके कई मित्र बन गए थे। सभी लोग आपस में बहुत हंसी खुशी रहते थे, जिस कारण कभी भी कैलाश जी को ना तो अपने बेटों की याद आई और ना ही घर की। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम में बहुत ही शांति मिलती थी। घर में तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब बेटे और बहू उनके कारण झगड़ा ना करते हों। कैलाश जी बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाह रहे थे और ना ही ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीना चाहते थे। उनकी पत्नी रमा देवी बहुत पहले उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जब पत्नी थी तो उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हर समय उनके आगे पीछे रहती थी, बड़े चाव से उनके लिए खाना बनाती और खिलाती थी। लेकिन जिस दिन से उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उस दिन से कैलाश जी के लाड चाव सब खत्म हो गए थे। वृद्ध आश्रम में आकर कैलाश जी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए चिकित्सा की भी वहाँ सुविधा थी। अब कैलाश जी को किसी के आगे दवाइयों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा ठीक रहने लगी। सुबह सुबह वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्ग लोग मिलकर योगा करते, सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते। कैलाश जी का समय बड़ी हंसी खुशी से कट रहा था। एक दिन वृद्ध आश्रम की छत पर कैलाश जी अपने मित्र हरीश जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में वह उनके अतीत के बारे में पूछने लगते हैं। कैलाश जी बोले, मैं अपने गांव के एक छोटे स्कूल में पढ़ाता था। कुछ साल पहले ही मेरी पत्नी रमा का देहांत हो गया था। मेरी 2 औलाद हैं, दोनों ही बेटे हैं। मैं और मेरी पत्नी ने दोनों बेटे को पढ़ाने लिखाने में बहुत संघर्ष किया था। मैं स्कूल में पढ़ाता था, मेरी पत्नी घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी ताकि सारा बोझ मुझ पर ना हो, इसलिए वह रात रात भर जगकर सिलाई का काम करती थी। स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। अपने बेटों के लिए हम दोनों पति पत्नी जी तोड़कर मेहनत करते थे ताकि उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके और एक अच्छा इंसान बना सके। बेटे पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएंगे तो बुढ़ापे में हमें भी कुछ सुख मिल जाएगा। ये अरमान लेकर हमने अपने दोनों बेटों को खूब अच्छी परवरिश दी, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटे शादी के लायक हो गए। कुछ समय बाद एक एक करके दोनों बेटों की शादी भी कर दी। घर में 2-2 बहुएं आ गई। बेटों की शादी हुई तो मेरी पत्नी फूली न समाई थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरी पत्नी को अचानक सीने में दर्द उठा और वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके चले जाने के बाद मैं बीमार रहने लगा। मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम रहने लगी, इसलिए मैंने स्कूल में भी पढ़ाना छोड़ दिया और ट्यूशन भी। पत्नी के जाने के बाद बेटे और बहू का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। रहने के लिए मुझे एक कोठरी दे दी गई।
बहुओं को मेरा एक एक काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। 2 रोटी के लिए दोनों बहुएं मुझे बहुत जलील करती और अपने अपने पतियों से लड़ती और कहती, हमसे अब तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं होगी। सारे दिन निठल्लों की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं और हुक्म चलाते रहते हैं। बेटों से दवाई के लिए पैसे मांगता तो दोनों बेटे आपस में बहुत बुरी तरह लड़ते और मुझे भी खूब बुरी बुरी सुनाते। बड़ा बेटा कहता, पिताजी मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हारे दवाइयों के खर्चे उठा सकूं, रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं। आप तो हर समय बस मेरा ही खून चूसते रहते हैं। कभी अपने छोटे बेटे के आगे भी हाथ फैला लिया करो। हाँ तो भैया, तुम क्या समझते हो मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है? मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या, जो मैं बुढ़ापे में इनका बोझ ढोता रहूंगा? बेटों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ जाता था। 2 बेटों से मिलकर अपने एक बूढ़े बाप को नहीं देखा जा रहा था। मैंने फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहा ताकि मैं बेटों पर बोझ ना बन सकूं। मैं 1-2 दिन स्कूल में पढ़ाने गया भी, लेकिन मेरी तबीयत फिर अचानक ज्यादा खराब हो गई। बेटों ने दवाई दिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। मुझे थोड़ी दूर चलने पर ही घबराहट होने लगती थी, हाथ पैर कांपने लगते थे। अब मुझे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। मेरी वजह से घर में भी इतना कलेश बढ़ गया था कि मेरा घर में भी मन नहीं लगता था। मन करता था अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन शरीर से प्राण ऐसे ही नहीं निकलते। जिस दिन मैं घर से निकला था उस दिन भी घर में मेरी दवाई और 2 वक्त के खाने के ऊपर दोनों बेटों की आपस में खूब लड़ाई हुई और बेटे और बहू ने मुझे भी बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि मुझे ऐसी औलाद के साथ नहीं रहना, चाहे सारी जिंदगी मुझे सड़क पर क्यों नहीं बितानी पड़े। मैंने कई दिन पहले ही अपने लिए ये वृद्ध आश्रम देख लिया था। उसी दिन मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। उस दिन से आज का दिन है। मेरे बेटों ने एक बार मुझसे फोन पर ये नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्योंकि अब बुढ़ापे में मैं उन पर बोझ हूँ। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है और सही है, अब मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। मैं इस वृद्ध आश्रम में बहुत ही खुश हूँ और खुशी से अपना जीवन काट रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने जो अपने बेटों के लिए किया उसका तो उन्होंने हमें रत्ती भर भी सुख नहीं दिया। आज ये कड़वी यादें ताजा करके कैलाश जी की आंखों से आंसू छलक गए और वह उठकर अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद जब सभी को ये बात पता चली कि कैलाश जी मैथ और साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, जब ये बात वृद्ध आश्रम के मैनेजर को पता चली तो एक दिन मैनेजर ने कैलाश जी को अपने पास बुलाया और कहा, कैलाश जी, मैंने सुना है आप पहले पढ़ाते थे और आप मैथ और साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं। कैलाश जी, मैं चाहता हूँ आप अपनी शिक्षा को उजागर करें। अगर मैं आपकी एक स्कूल में बात करूँ तो क्या आप पढ़ाओगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज की सुविधा मिलेगी। आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये बात सुनकर कैलाश जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उनकी पहले से तबीयत भी बहुत हद तक ठीक थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाने के लिए खुशी खुशी हाँ कर ली। कैलाश जी ने अगले ही दिन अपना रिज्यूम बनाकर स्कूल में दे दिया। उसी स्कूल में मैनेजर की पत्नी भी पढ़ाती थी। कैलाश जी को स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर के लिए नियुक्त कर लिया गया। स्कूल काफी बड़ा था और प्राइवेट भी था, इसलिए कैलाश जी को उसी स्कूल में पढ़ाने के 25 से 30 हजार हर महीने मिलने लगे। कैलाश जी का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अब उन्हें खुद को पैसे की इतनी जरूरत तो थी नहीं कि वह खुद पर खर्च कर सके, क्योंकि सारी जरूरतें तो उनकी वृद्ध आश्रम में पूरी हो रही थी। जो भी पैसे वह कमाते उसका 1/3 अपने पास रखते और सारा वृद्ध आश्रम की जरूरतों में लगा देते। धीरे धीरे वे स्कूल की प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगे। एक दिन स्कूल में लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे थे तो कैलाश जी ने भी 1000 रुपए में एक टिकट लॉटरी का खरीद लिया। कैलाश जी ने फॉर्म भी भर दिया और उसमें वृद्ध आश्रम का पता लिखवा दिया। एक हफ्ते बाद कैलाश जी अपने मित्रों के साथ बैठे चाय पी रहे थे। उस दिन स्कूल की भी छुट्टी थी। जब सुबह को मैनेजर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कैलाश जी का फोटो 25 लाख रुपए की लॉटरी के साथ छपा हुआ था। ये सुनकर कैलाश जी और वृद्ध आश्रम के लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग कैलाश जी को बहुत बधाई देते हैं।
कुछ देर बाद उनके पास फोन आता है कि हम आपकी धनराशि देने आपके पास आ रहे हैं। उधर बेटे और बहू जब अपने पिता को अखबार में 25 लाख की लॉटरी के साथ फोटो में देखते हैं तो दोनों बेटों के सर चकरा चकरा गए। अखबार देखकर उनकी पत्नियों की आंखें फटी के फटी रह गई जब उसमें लिखा था कि वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग कैलाश जी ने लॉटरी में 25 लाख का इनाम जीता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अखबार में वृद्ध आश्रम का पता भी लिखा था। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ वृद्ध आश्रम में पहुंच गए। जब कैलाश जी को 25 लाख की धनराशि दी जा रही थी तो दोनों बेटे एकदम से कैलाश जी के आगे आकर खड़े हो गए। अरे पिताजी, आप कहाँ थे इतने दिनों से? हमने आपको कितना ढूंढा और आपने तो कमाल कर दिया। 25 लाख की लॉटरी लगी है आपकी तो आप तो मालामाल हो गए। चलिए हम आपको लेने आए हैं। दोनों बेटे कैलाश जी का हाथ पकड़ते हुए बोले। कैलाश जी बेटों से अपना हाथ छुड़ाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा बीमारी में तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, आज बाप को इतने पैसों के साथ देख हाथ पकड़ लिया। बड़ी बहू बोली, अरे पिताजी, हमने क्या आपको जाने के लिए कहा था? आप खुद ही तो घर से निकल कर गए थे। हाँ बहू, घर से तो मैं खुद ही निकल कर गया था। जब तुम्हें मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी हो रही थी, मेरी दवाइयों के लिए भी तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता? उसके बाद तो तुम लोगों ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और आज भी तुम लोगों को इस लॉटरी का लालच यहाँ तक खींच कर लाया है, वरना तुम आज तक भी मेरा पता नहीं लेते। तो पिताजी, आप इतने पैसों का क्या करोगे? बेटा बहू दोनों उन पर भड़कने लगे। पिताजी, इसमें बुराई क्या है? हम आपके बेटे बहू हैं। आपकी लॉटरी लगी है तो उन पैसों पर हमारा भी तो हक है। लाओ अब ये पैसे हमें दो और हमारे साथ घर चलकर दोनों भाइयों में आधे आधे बांट दो। दोनों बेटे एक सुर में बोले। दोनों बेटे कैलाश जी के साथ जबरदस्ती करने लगे और अब कैलाश जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों बेटों के गाल पर 2-2 थप्पड़ खींच कर दिए। बेशर्मो, जब बाप बीमार था तो एक बार भी उसकी फिक्र नहीं हुई। एक एक पैसे के लिए तुम्हारे आगे अपनी दवाइयों के लिए हाथ फैलाता था और तुम दोनों मुझे इतनी बुरी बुरी सुनाते थे कि मुझे उस घर से निकलना पड़ा। कैलाश जी बेटों के गिरेबान पकड़ते हुए बोले, निकल जाओ इस वृद्ध आश्रम से। तुम दोनों को इस लॉटरी से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं और मेरी पत्नी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया, वही बहुत है। मेरे लॉटरी के सारे पैसे वृद्ध आश्रम में लगेंगे, उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की तो अभी के अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारा वह हाल करवा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। कैलाश जी क्रोधित होते हुए बोले। पुलिस का नाम सुनते ही बहू और बेटों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। फिर मैनेजर ने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। 2-2 बेटे होकर तुम अपने एक बूढ़े बाप को नहीं रख सके। अब से पहले तो तुम दोनों को इनकी याद नहीं आई और आज जब इनकी लॉटरी निकल गई तो तुम्हें इनकी याद आ गई। आज कैलाश जी किसी पर आश्रित नहीं है, खुद इतना कमाते हैं कि अपना पेट भर सके और दूसरों का भी। मैनेजर ने गार्ड को तेज आवाज लगाई और दोनों बेटे और बहुओं को धक्के मारकर वृद्ध आश्रम से बाहर निकलवा दिया। बेटे और बहू अपना छोटा सा मुंह लेकर हाथ मलते अपने घर आ गए। कैलाश जी ने लॉटरी के पैसों से सभी बुजुर्ग लोगों के कमरे में एक एक कूलर की व्यवस्था कराई और साथ ही सभी लोगों के लिए 2-2 नए जोड़ी कपड़े बनवाए। उन्होंने अपने बाकी के लॉटरी के पैसों को वृद्ध आश्रम में जमा करवा दिए। जब भी कभी वृद्ध आश्रम में किसी चीज की जरूरत होती तो उन पैसों से उन जरूरतों को पूरा किया जाता। आज कैलाश जी अपने घर से अच्छी जिंदगी वृद्ध आश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ हंसी खुशी बिता रहे हैं। वृद्ध आश्रम में रहते हुए भी आज उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जब माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों का ख्याल रखने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में न्योछावर कर देते हैं, तो फिर जब माँ बाप को अपने बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों की जरूरत होती है तो वो उनका करने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि आखिर उनके भी बच्चे हैं और उनको भी बुढ़ापे की इसी दौर से गुजरना पड़ेगा, बाद में इस बात से पछताना ना पड़े। इसलिए माँ बाप को इतना मजबूर ना करे और ये याद रखे कि सबको जीवन में हर पड़ाव से गुजरना है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।